हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। यह कक्षा 10 का दूसरे पार्ट का 10वां वीडियो है। इन टोटल अभी तक हमने 10 वीडियो बना लिए हैं, दूसरे पार्ट तक पहुंचे, छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। ये थे हमारे वीर, मेवाड़ के धरती के महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, पूरा विवरण। तो हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इनको अच्छी तरह से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासन रहा था 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। तो शासन का पूछे तो 1572 में और 1597 में। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597। अब देखिए, ये है विक्रम संवत और ये इनकी मृत्यु है 1597। ये इनकी मृत्यु है, ध्यान से देखना। ये है 1597 में इनका जन्म, विक्रम संवत जन्म है, और ये इनकी अंग्रेजी माह की मृत्यु है 1597। अब देखिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि विक्रम संवत 1597 में जन्म और 1597 में मृत्यु किसकी हुई थी। जन्म और मृत्यु एक साथ में, ऐसा भी पूछ सकता है। तो महाराणा प्रताप याद रखना। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार के दिन 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यह जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ और महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। यानी महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। अब देखिए, उदय सिंह की बात करते हैं। उदय सिंह उस समय की बात करते हैं, मेवाड़ के महाराणा यानी उदय सिंह के समय 23 अक्टूबर 1567 की बात करते हैं हम। 23 अक्टूबर 1567, 23 अक्टूबर 1567 अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया यहाँ। और इनके जो उदय सिंह के जो सेनापति थे, दो, जयमल और पता। जयमल और पता, तो ये यहाँ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जयमल पता किसके हैं? उदय सिंह के। तो ये यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और फरवरी 1568 में, ये था 23 अक्टूबर 1567, और फरवरी 1568 में यहाँ चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन? अकबर। फरवरी 1568 पर अकबर अधिकार कर लेता है चित्तौड़ पर। अब देखिए, इसकी एक कहावत आती है कि भूख ने मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, भूख ने मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, ये उस टाइम कहावत चली थी। तो आगे बात करते हैं। उसकी माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई। पाली नरेश अखेरा सोनग्रा की ये पुत्री थी जयवंताबाई। देखिए, एक उदय सिंह की एक और पत्नी थी, वो पत्नी थी धीर कंवर। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ज्यादातर यहां बनता है कि महाराणा प्रताप की मां का नाम क्या था? जयवंताबाई। लेकिन उदय सिंह की एक पत्नी और थी, धीर कंवर। उससे उत्पन्न हुआ था अजगमाल, उसका पुत्र था अजगमाल। तो यहाँ जगमाल, धीर कंवर ने यहाँ उदय सिंह को मना लिया कि जो अगले गद्दी पर बैठेगा वो मेरा पुत्र जगमाल बैठेगा, और उदय सिंह ने हाँ भी कर दिया गया। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में हुआ। कब हुआ? 1557। किसके साथ? अजब दे पंवार के साथ। तो यानी पत्नी का नाम क्या आया? अजब दे पंवार। अब देखिए आगे, जिनसे 16 मार्च 1500 यानी 1559 यानी विवाह के 2 साल बाद में अमर सिंह का जन्म हो गया था। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उन्होंने पिता
उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई थी। यानी होली के दिन इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह को गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। अब उदय सिंह का दाह संस्कार गोगुंदा में हो गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया, क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, इन्हीं के अधिकार होता है यहाँ। लेकिन जगमाल भी बीच में फंसा हुआ था। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया गया। आगे बात करते हैं 1570 में अकबर का नागौर में दरबार लगा। प्रश्न आता है कि अकबर का नागौर दरबार कब लगा, तो ध्यान रखना 1570 में अकबर का दरबार लगा था। कहां पर? नागौर में, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी मेवाड़ एक अकेला था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बाकी सारे राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दल भेजे। कितने दल भेजे? 4। अब देखिए इनकी एक ट्रिक आती है, मैंने यहां से पेंसिल से लिखा हुआ है, जमा भट्टो। याद रखना आप, जमा भट्टो ट्रिक है, वैसे आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक बनाई हुई है, जमा भट्टो। देखिए पहली बार जय से हो जाएगा जलाल खां, मान से हो जाएगा मान सिंह, और भय से हो जाएगा भगवंत दास, और भट्टो से हो जाएगा टोडर मल। अब देखिए पहली बार किसको भेजा? जलाल खां को। पहले नाम याद रखना, जमा भट्टो, जलाल खां, मानसिक, भगवंत दास, टोडरमल, नाम याद रखोगे। अब देखिए अब इनके सन याद कीजिए, 1572 बाकी 73। यानी पहले पहले आए थे जलाल खां, ये आए थे 1572 में, बाकी तीनों आए थे 73 में। हो गए सन याद? जमा भट्टो 1572, बाकी 3 73। उसके बाद में देखिए ये याद रखना है आपको महीना, क्योंकि यहां से कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, ऐसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन याद रखना नवंबर, जून और अक्टूबर और दिसंबर। तो यहां देखिए अक्टूबर दे रखा है, लेकिन 12th की पुस्तक में सितंबर भी दे रखा है, तो देख लिया अपने हिसाब से, देख लेना आंसर। आगे बात करते हैं, ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। यानी इन चारों को भेजा लेकिन ये असफल रहे थे। अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। यानी ऐसा कहा अकबर ऐसा अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, आप ऐसा करो, युद्ध करो अकबर के साथ में, और युद्ध में हारने के बाद में अकबर को, सॉरी महाराणा प्रताप को मेरे सामने लेके आओ। तो यहाँ जो युद्ध की योजना बनी ये अजमेर किले में बनी थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया काफी बार। तो ये जो युद्ध की योजना कहां पर है? मैगजीन दुर्ग है अजमेर में, यहां पर इन्होंने बनाई थी, जो पहले क्या गया अंग्रेजों का शास्त्रकार होता था। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया। किसको? मानसिंह को, क्योंकि मानसिंह थोड़ा सा शक्तिशाली और तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति था। तो मानसिंह का सहयोगी असफर खां को नियुक्त किया। इनका एक सहयोगी था असफर खां। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुए और उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। कहां डाला? पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, और 2 माह तक यहां पर मांडलगढ़ में टिके रहे। उसके बाद में ये चले जाते हैं नाथ द्वारा से लगे हुए खमनोर मोलेला गांव के पास, ये पड़ाव डालते हैं। कहां पर? मोलेला गांव नामक गांव पर। उधर महाराणा प्रताप को सूचना मिल जाती है कि अकबर के सेनापति मानसिंह आ रहे अपनी सेना लेकर और हमारी सीमा में प्रवेश कर गए हैं। तो महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला, जो दोनों साइड से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ महाराणा प्रताप ने कहा है कि हमारी सेना थोड़ी सी क्या है कि यहाँ से काफी परिचित है इस क्षेत्र से, तो यहाँ युद्ध किया जाए। इस घाटी में एक बार आदमी प्रवेश कर सकता है, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए महाराणा प्रताप ने मोर्चाबंदी के लिए सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप की पहाड़ी से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे।
वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूख प्यास से मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाओं ने 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध के साथ आमने सामने हुई। अब देखिए 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। कुछ पुस्तकों में 21 भी दे रखा है, लेकिन वो भी सही है, 18 भी सही है। तो आंसर अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ में आ नहीं सकते। देखिए, राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चर के युद्ध में हकीम का सुर का नेतृत्व सफल रहा। हकीम का सूरी प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पहला जो इतना खतरनाक प्रहार किया कि मुगल सेना को तबाही तबाही कर दी, यानी वो इधर उधर भागने लगे, इतना खतरनाक प्रहार किया। लेकिन आगे देखिए, मुगल इतिहासकार बदायूं जो कि मुगल सेना के साथ था, वह समय इस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मीतर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफी बार आरएस में तक पूछा गया प्रश्न कि यह किसने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर खुद सेना लेकर आए। मित्र खां थे। मित्र खां ने कहा है कि भागो मत, हमारे राजा यानी अकबर खुद आ रहे हैं शाही सेना लेकर, यानी और सेना और लेकर आ रहे हैं, भागो मत। तो वो जो सेना था, सो सेना थोड़ी सी रुक गई और वापिस युद्ध करने लग गई। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना का हिम्मत बंदी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्ताल कहते हैं आज में, इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी। अब देखिए, पिछली बार प्रश्न आया था रीट में, ये राम प्रसाद हाथी वाला, कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है चेतक, महाराणा प्रताप राम प्रसाद और पूर्णा और मर्दाना, ऐसा प्रश्न आया था। तो काफी बच्चे इसमें गलत करके आ गए कि उन्होंने पूछा कि हाथी का नाम पूछा, लेकिन उन्होंने चेतक देखा तो चेतक ही होगा, फिर ऐसा करके उन्होंने गलत कर दिया। तो ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। दो हाथी थे, पूर्णा व राम प्रसाद। तो यहाँ और उन सामने वालों के मुगलों के थे गजमुक्ता और गजरात के मध्य युद्ध हुआ। रामप्रसाद हाथी के मावत के मारे जाने के बाद रामप्रसाद मुगलों के हाथ लग गए। अब देखिए, मावत रामप्रसाद का जो मावत था वो मारा गया। अब जो रामप्रसाद था, रामप्रसाद ले गए मुगलों के हाथों में आ गए रामप्रसाद, और रामप्रसाद हाथी अकबर के लिए महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया। प्रश्न ये भी आता है कि रामप्रसाद हाथी था, रामप्रसाद हाथी को अकबर ले गए और अकबर ने क्या नाम रखा? पीर प्रसाद। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मान सिंह पर पड़ी। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेना मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। अब देखिए, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। लेकिन अब एक आपका प्रश्न है कि अकबर के हाथी का नाम क्या था? तो अकबर के हाथी का नाम था हवाई। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये कोई बुकों में नहीं है, ये एक पेनोरमा पुस्तक आती है उसमें ये लिखा हुआ है। इन पुस्तकों में नहीं है, 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं वाले पुस्तकों में नहीं है। तो अकबर का नाम था हवाई, अकबर के हाथी का नाम। अब देखिए, चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले भरपूर मानसिंह पर किया, लेकिन मानसिंह होदे में छिप गए और पीछे अंगरक्षक मारा गया। होदे की छतरी का खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले से चेतक में टांग कटी। अब देखिए, महाराणा प्रताप गए मानसिंह के पास। जैसे ही मानसिंह के पास गए तो चेतक था जो घोड़ा, चेतक ने मर्दाना हाथी के ऊपर सूंड के ऊपर पैर रख दिए, और जैसे ही पैर रखे तो महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर प्रहार किया, लेकिन मानसिंह नीचे ओहदे में छुप गया। लेकिन जो अंगरक्षक था उनका, वो मारा गया। और जो हाथी के सूंड में लगे हुए थे, खंजर लगे हुए थे, तो उस खंजर से यहां महाराणा प्रताप के घोड़े यानी चेतक की एक टांग कट जाती है। तो उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का जाला मन्ना। अब देखिए, प्रश्न यहां बनता है, जाला मन्ना किसके? महाराणा प्रताप के। जाला मन्ना किसके हैं? महाराणा प्रताप के।
और एक प्रश्न आता है कि जाला विद्या किसके हैं, तो ध्यान रखना जाला विद्या सांगा के हैं। जाला विद्या किसके हैं, ये है सांगा के। ये बात याद है, जाला मन्ना किसके हैं, महाराणा प्रताप के। जाला विद्या किसके हैं, सांगा के। अब देखिए यहां ये आगे जाला मन्ना चीरते हुए पास पहुंचा और महाराणा प्रताप से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस युद्ध के मैदान से चले जाइए। यानी इन्होंने कहा कि आपके जो वस्त्र हैं राज चिन्ह वाले, ये हमें दे दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। तो महाराणा प्रताप ने वैसे ही किया। इन्होंने महाराणा प्रताप अपने वस्त्र झालामन्ना को दे दिए और वहां से निकल कर आगे चले गए। अब देखिए झालामन्ना वहां पर, तो मुगल सेना ने समझा कि जो झालामन्ना है यही महाराणा प्रताप है, तो इनको वहां लड़कर इनको मार डाला झालामन्ना को, और उन्होंने सोचा कि यही महाराणा प्रताप है। अब देखिए आगे, जहां इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति में देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज सिंह के बदले ही उसकी तलवार झालामन्ना पर टूट पड़ी और झालामन्ना इन प्रहारों को भरपूर सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। महाराणा प्रताप का स्वामीवत घोड़ा चेतक बलीचा गांव में से छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। यानी नाला पार कर रहा था, वो नाला पार नहीं हुआ, लेकिन वहां इनकी मृत्यु हो गई। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कि कभी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उन्हें आंखों में आंसू निकल पड़े। यानी चेतक की मृत्यु होने के बाद में उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसी समय ओ नीलो घोड़ो रो असवार शब्द राणा ने सुने। जो गीत आता है ना, ओ नीलो घोड़ो रो अवसार, हमारे यहाँ रामदेव जी के गाने चलते हैं फेमस। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। यानी जैसे ही उन्होंने सिर उठाया तो यहाँ सामने उनके भाई शक्ति सिंह थे, जो कि सामने वाली सेना के से थे। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई चरण पकड़कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज परिषद से मिलती हैं। किससे मिलती हैं, अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज परिषद से मिलती हैं, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणमल छोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की। तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। तो देखिए आपको अक्सर समझ में नहीं आए या मैं आगे आगे धीरे धीरे बोल रहा हूं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से समझ सकते हो। कुछ इतिहासकार ने इसे परिणामहीन अथवा अनिर्णित युग की संज्ञा दी है। परिणाम की समीक्षा है तो निम्नलिखित आधार विवेचनीय है। अब देखिए कुछ इतिहासकार ने कहा ये यानी अनिर्णायक युद्ध है, क्योंकि यहाँ ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। उद्देश्यगत बात बताते हैं कि अकबर का उद्देश्य, यानी उद्देश्य क्या रहता है इनका, अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना। यानी अकबर का उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, या फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने राज्य में मिला देना था। लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में विफल रहा। जो उद्देश्य था वो उद्देश्य विफल रहा। नहीं तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाई, नहीं उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला पाई, नहीं वो अपने दरबार में खड़ा कर पाई। यानी अकबर इनके सामने टिका नहीं। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि अकबर की मान सिंह व आसफ खां के प्रति नाराजगी, जिसमें उनके ड्योडी यानी जो दाढ़ी थी इनकी, जो यानी इनका पेमेंट यानी तिनका मिलती थी, इनको बंद कर दी गई। और मुगल सेना का मेवाड़ भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना, ऐसे परिदृश्य हैं जो हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। अब देखिए इन्होंने अगर इन्होंने सेना का पीछा किया होता तो काश महाराणा प्रताप की यहाँ हार हो जाती, लेकिन मेवाड़ जो मुगल सेना थी इनका पीछा नहीं किया और वो अपने स्थान पर वापस आ गए। फरवरी 1577 में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 से लेकर नवंबर 1579 तक शाहबाज खां का 3 बार लगातार अभियान करना अकबर का अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयास था। अब देखिए फरवरी 1577 में अकबर स्वयं आया और अक्टूबर 1500 से लेकर नवंबर 1579 तक यानी 3 बार शाहबाज खां को भेजा। देखिए 3 बार कैसा भेजा, पहले भेजा 77, बाद में 78, बाद में 89, 3 बार ऐसे भेजा। ये तो हुए
सन। अब देखिए तारीख इनकी याद रखना, शाहबाज खां को भेजा तो तारीख इनकी है 15, तीनों तारीख 15 है। और महीने की बात करें तो अक्टूबर दिसंबर नवंबर है। ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं है, अक्टूबर दिसंबर नवंबर है, थोड़ा सा उल्टा है, अक्टूबर दिसंबर नवंबर। यानी 15 अक्टूबर 1577 को पहली बार भेजा, बाद में भेजा 15 दिसंबर 1578 को, और बाद में भेजा 15 नवंबर 1589 को। तो शाहबाज को इस प्रकार 3 बार भेजा गया, लेकिन शाहबाज भी असफल रहे थे। महाराणा प्रताप कोलियारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का होना सिद्ध करता है। अब देखिए, महाराणा प्रताप ने कोलियरी गांव के निकट कमलनाथ पर्वत पर आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी, अब देखिए अस्थायी राजधानी के यहाँ महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी है, तो ये आवरगढ़ है। यानी अस्थायी ए आ रहा है पहले, आवरगढ़ में ए आ रहा है, ऐसे याद करना। अस्थायी राजधानी कौन सी, आवरगढ़। अब देखिए, तो चलो मान लिया कि अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी, तो स्थायी राजधानी कौन सी थी, स्थायी राजधानी थी सावंड, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। कब भेजा अब्दुल रहीम खान को उनको, 1580 में इनको भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उनका परिवार भी आया। अब देखिए, वो परिवार लेके साथ में आए, और उस जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा, यानी शेरपुर में अपना जो परिवार था इनको छोड़ दिया गया। और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाना खाना के परिवार को बंदी बना लिया। अब जो शेरपुर में इनका परिवार था, इनको बंदी बना लिया अमर सिंह ने। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़ने को कहा। यानी महाराणा प्रताप ने कहा कि ये हमारा शत्रु जरूर है, लेकिन इसके जो परिवार है इनको वापस शेरपुर छोड़ दिया जाए। कुंभलगढ़ से 50 किमी दूर उत्तर पूर्व मेवाड़ मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। यह मुगलों का मुख्य थाना था, यानी मेरवाड़ का सीमावर्ती क्षेत्र। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस धावा बोल दिया और दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कच्छावा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। अब देखिए अंत में 5 दिसंबर 1584 को, देखिए 1576 में युद्ध होता है, 1577 78 89 में आते हैं शाहबाज खां, और 80 में आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, और उसके बाद में आते हैं जगन्नाथ कच्छावा के छोटे पुत्र भारमल, सॉरी भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कच्छावा यहाँ आते हैं। जगन्नाथ कच्छावा का भी सफलता नहीं मिलती, अपितु उसकी मंडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। किसकी, जगन्नाथ कच्छावा की। ये जयपुर से थे, आमेर जयपुर में पड़ता है, जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा व जालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिण भाग, जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, लूणा चामुंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया, यानी संकटकालीन राजधानी बनाया। आपातकालीन संकटकालीन चावंड 1585 से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही, और यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। अब देखिए, लूणा चामुंडिया था, लूणा चामुंडिया को पराजित करके महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन या संकटकालीन राजधानी बनाया, और यही महाराणा प्रताप की स्थायी राजधानी थी। आवरगढ़ थी वो अस्थायी राजधानी थी, और ये राजधानी 1585 में बनाई, और ये अगले 28 वर्ष तक ये राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में भी ये राजधानी रही थी, क्योंकि यहाँ 1597 में अकबर की महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में भी ये राजधानी, यानी साउंड 1585 से 28 वर्षों तक रही। 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 में चावंड में मृत्यु कहां होती है, महाराणा प्रताप की चावंड में। चावंड से 11 मील दूर बाडोली गांव के निकट वाले नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया।
खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा, अब देखिए पहले पढ़ लेते हैं इनको, याद दिलाती हैं। प्रताप की मृत्यु का समाचार। अब देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप का समाचार पहुंचता है अकबर के पास। लेकिन जैसे ही अकबर के पास पहुंचता है तो अकबर के आंखों से भी आंसू निकल जाता है, यानी अपने दुश्मन की मौत को देखकर अकबर के आंखों से आंसू निकल जाता है। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दूरसा आडा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अण दाग पाग लेगो अणनामा गेलो ते राण जीती गयो दसन मुद रसिया उसी निसास मुख मरिया नैन तो मृत सही प्रताप सी। आशय यह था कि महाराणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की धर्मोपोली कहा है। अब देखिए मेवाड़ को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, मेवाड़ की धर्मोपोली। और दिवेर के युद्ध को क्या कहा, मेवाड़ का मेरठ। दिवेर के युद्ध को क्या कहा, मेवाड़ का मेरठ। अब देखिए ये चित्र को देखिए। अब देखिए ये महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह पर हमला करना है। अब देखिए महाराणा प्रताप ये जैसे ये इनका भाला है, ये भाला ये मानसिंह है, मानसिंह के ऊपर भाला मारते हैं तो मानसिंह यहाँ नीचे हो जाते हैं। और जो पीछे हरावल बेटा होता है इनका ये मारा जाता है। ये यहां से इसका यहां से लग जाती है और ये मारा जाता है और ये मानसिंह यहां से बचता है। अब देखिए ये जो महाराणा प्रताप का चेतक है और ये है मर्दाना हाथी मानसिंह का। अब इसके क्या कि यहाँ सूंड पर यहाँ कुछ खंजर लगे हुए थे, तो यहां से खंजर से महाराणा प्रताप के हाथी की ये टांग टूट जाती है। तो टूटने के बाद में वो जालामन आ जाते हैं, महाराणा प्रताप से बोलते हैं कि आप ये जो आपका वस्त्र है हमको दीजिए और आप यहाँ से निकल के, तो यहाँ से निकल के ये भाग जाते हैं और इनका जो भाई होता है शक्ति सिंह इनको बचाता है। ये विवरण हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए लास्ट में एक चित्र आता है, ये देखिए ये महाराणा प्रताप की समाधि है बारडोली साउंड में। ये 8 खंभों की चित्र देखिए, 2 2 4 2 6 और 2 ये 2 पीछे छपे हुए हैं। तो 8 खंभों की छतरी कहाँ है, बारडोली गांव में। और ये महाराणा प्रताप की समाधि। तो ये था इस प्रकार महाराणा प्रताप का टॉपिक। तो ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। धीरे धीरे वीडियो को स्टॉप करके समझ लेना। तो इतना फैक्ट था कक्षा 10 में जितना आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। और भी कुछ आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।